तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चंस बोर्ड पर है, क्वेश्चन बोर्ड पर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो बच्चे भी क्लास 12th में हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, जेई मेंस एडवांस या नीट देना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। इसके बाद बच्चों एमसीक्यू करेंगे जब, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि वो एमसीक्यू आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे, फटाफट बनेंगे। उसका रीज़न है कि इन क्वेश्चन के बेसिस पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन क्लास 11 के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि वो अभी जब तक उनका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर ना हो जाए तब तक ये क्वेश्चन ना करें। जब वो वन डायमेंशन मोशन पढ़ लेंगे, है ना, जब उनके टीचर्स पढ़ा देंगे उसके बाद यदि क्वेश्चन करेंगे तब उनको आसान रहेगा, नहीं तो टफ लगेगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर है। ए बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। What will be the velocity at the end of 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट? तो जब बॉडी स्टार्ट कर रही है सॉल्यूशन, तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी जो है वो पहले A टू B ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 200 सेंटीमीटर। कितने टाइम में? फर्स्ट 2 सेकेंड में। और नेक्स्ट 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। फिर ये BC डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है 220 सेंटीमीटर, ये ट्रेवल कर रही है इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो हमको उसकी वेलोसिटी फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। मतलब बच्चों यहाँ पर एकदम क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है, ना तो हमको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ना एक्सेलरेशन दिया गया है। क्योंकि आप देखो फर्स्ट 2 सेकेंड में यदि 200 है और यदि यूनिफॉर्म स्पीड से भी चलती तो नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसको कितना करना चाहिए था? 400 सेंटीमीटर। लेकिन 220 कर रही, मतलब रिटार्डेशन होना चाहिए इसका मतलब। तो अभी अपने को कुछ नहीं पता है, तो लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड सपोज एक्सेलरेशन a। क्योंकि जब आपको v इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर यदि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसका मतलब आपको क्या रिक्वायर्ड है? v इज इक्वल टू u प्लस at। t की वैल्यू तो 7 आएगी, यदि u और a पता चल जाए तो आप v निकाल लेंगे। तो इसका मतलब u और a आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a। तो बच्चों पहले आप AB डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन कीजिए फॉर AB डिस्टेंस। तो AB डिस्टेंस के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हो जाएगा आपका 200, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी U, टाइम हो जाएगा 2, हाफ एक्सेलरेशन A और 2 स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये 2 कैंसिल हो गया। अब 200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u प्लस a, 2 को कॉमन निकाल लिया तो डेफिनेटली आ जाएगा 100। u प्लस a की वैल्यू आपको मिल गई है 100। ये हो गया 1। क्योंकि यदि आपको 2 अननोन है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो आपको एक तो इक्वेशन ये मिल गया u और a के फॉर्म में। दूसरा आपको बनाना चाहिए इक्वेशन फॉर AC मोशन। BC नहीं, BC करेंगे तो प्रॉब्लम ये जाएगा कि B पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो फाइंड करनी पड़ेगी, और B पर इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो AB की क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। तो क्यों इतना अपन को बड़ा करना? पूरा AC मोशन ले लो ना आप। यदि पूरा AC मोशन लोगे तो S इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बच्चों S क्या होगा? A से लेकर C तक का 200 प्लस 220, 200 प्लस 220 पूरा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आप यू ही ले सकते हो क्योंकि पूरा AC मोशन ले रहे हो, तो यही आ जाएगा। टाइम की बात जहाँ तक है तो पूरे AC मोशन में कितना टाइम लग रहा? 2 प्लस 4 मतलब 6 सेकेंड। फिर हाफ A और फिर से यहाँ पर 2 प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ये जाएगा 420, 420। यहाँ पर हो रहा है आपका 6 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा u प्लस
यहाँ पर बच्चों 6 कॉमन निकल गया, एक 6 बचेगा, 6/2 मतलब 3, तो 3 है। 6 से ये 70 आ गया, तो कुल मिलाकर आपको इक्वेशन मिला u + 3a = 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 2 में से या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - 2। तो आपको दिख रहा है u + a - u + 3a = 100 - 70। u और -u कैंसिल, a - 3a कितना हो जाएगा, -2a, और राइट हैंड साइड पे कितना जाएगा, 100 - 70। 100 a - 3a कितना जाएगा, -2a। 100 - 70 कितना जाएगा, 30। तो a की वैल्यू आ रही है -15। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि यहां पर मोशन में क्या था, रिटार्डेशन। जब a की वैल्यू आ गई बच्चों, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके u निकाल लो, तो बाय 1 u = जब यहाँ -15 रखोगे, ट्रांसफर करोगे, तो u = कितना जाएगा, 115 मीटर/सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और डेफिनेटली रिटार्डेशन की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखते हैं कितनी होगी। तो v = u + at। तो v = u कितना है बच्चों, 115। a की वैल्यू कितनी है, -15। t कितना पूछा है, 7 सेकेंड के एंड में बोला, तो t की वैल्यू 7। तो v = 115। ये कितना जाएगा बच्चों, 105। इसका मतलब v = 10 मीटर/सेकेंड। तो ये होगा बच्चों आंसर, 10 मीटर/सेकेंड, जो मैंने यहां पर आपको बताया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, बिटवीन 2 स्टेशंस a train accelerates uniformly at first, then moves, मतलब between 2 stations a train accelerates uniformly, constant acceleration से move कर रही है, then moves with constant speed and finally retards uniformly if the ratio of the time taken are 1:8:1 and greatest speed is 60 km/h, find the average speed over the whole journey। ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि जो इस ट्रेन है वो 2 स्टेशंस के बीच में मूव कर रही है। कुछ टाइम के लिए पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलती है और फाइनली फिर रिटार्ड होने लगती है कांस्टेंट रिटार्डेशन से। यदि हमको टाइम दिया हुआ है t1 t2 t3 = 1:8:1 और ग्रेटेस्ट स्पीड दी है 60 km/h, तो बच्चों हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। यह आपका क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों देखिए, जरा आप सोचो, ये स्टेशन हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये हो गया लास्ट पॉइंट बी। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि पहले शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है, मतलब ए जो है वो कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन रेस्ट से स्टार्ट की है, तो u = क्या हो गया, 0। ठीक है। बिटवीन 2 स्टेशन ए ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट फर्स्ट, मतलब जब स्टार्ट की होगी तो रेस्ट से एक्सेलरेट हुई तो वेलोसिटी इंक्रीज होती गई होगी, यहां पर जाकर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई और क्वेश्चन में दिया है 60 km/h। उसके बाद यही ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कुछ टाइम के लिए, ए से सी तक एक्सेलरेट हुई है और सी से डी तक कांस्टेंट स्पीड इसी से चली है, मतलब यहाँ तक स्पीड जो है वो कितनी चल रही है, 60।
और उसके बाद फिर रिटार्डेशन है, यही रिटार्डेशन है और वो रेस्ट में आ गई वापस। और क्वेश्चन में बोला गया है टाइम टेकन आर 1:8:1, मतलब 0 से 60 पहुंचने में यदि टाइम का जो रेशियो है जैसा दिया, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, ये तभी हो सकता है जब रेस्ट से मैक्सिमम स्पीड यदि उसने गेन की है और मैक्सिमम से वापस रेस्ट भी आ रही है तो टाइम सेम दिख रहा है। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही रिटार्डेशन होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अब बच्चों ये जो AC डिस्टेंस यदि हम बोलते हैं S, मान लीजिए इसको S1 बोल दूं फॉर AC, यदि इस मोशन के लिए, तो आपसे पूछूं यदि एवरेज स्पीड, तो डेफिनेटली आप बोलोगे दिख रहा है तो 0 और 60 इसका एवरेज ले लोगे, तो 0 + 60/2 ले लोगे। और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस S1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लोगे, एवरेज, 0 + 60/2। भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर स्पीड कौन सी लोगे आप, एवरेज, क्योंकि यहाँ 0 है यहाँ 60 है, तो इसका मतलब एवरेज ले लोगे, इनटू टाइम, तो सपोज T1। और वो भी बच्चों टाइम का रेशियो हमको देखो, आप क्वेश्चन में क्या गिवन है, T1:T2:T3 इज इक्वल टू 1:8:1। इसका मतलब फर्स्ट टाइम यदि आप T ले रहे हो तो सेकंड टाइम 8T हो जाएगा और थर्ड टाइम हो जाएगा T। तो आप ज़्यादा बेहतर है कि इस टाइम को क्या ले लो आप, T। तो इसका मतलब S1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 × T। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन करो फॉर CD के लिए, CD मोशन के लिए। अब डिस्टेंस सपोज S2, अब आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो यहाँ भी 60 है यहाँ भी 60, तो क्या बोलोगे 60 + 60/2। वैसे भी दिख रहा है कांस्टेंट स्पीड 60 है। और टाइम अब हो जाएगा 8T, तो इसका मतलब S2 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 × 8T। अब बच्चों यदि मैं बोलता हूँ थर्ड डिस्टेंस S3, थर्ड डिस्टेंस लास्ट वाला DB, तो इसके लिए डिस्टेंस S3 इज इक्वल टू, फिर से क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, 60 + 0/2 इनटू T, क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन था 1:8:1। तो S3 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 × T, ये S3 हो गया। अब आपके पास S1 भी है, आपके पास S2 भी है और आपके पास S3 भी है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या बोलोगे, समीशन ऑफ S अपॉन समीशन ऑफ T, मतलब S1 + S2 + S3, तो 30T + 60 × 8T + 30T अपॉन T + 8T + T, टोटल टाइम। तो बच्चों एवरेज स्पीड आ जाएगी अब आपकी इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में क्या हो रहा, 30T कितना हो गया, 60T, और यहाँ पर कितना दिख रहा, 60 × 8T डिवाइडेड बाय 10T। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यदि आप कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जा रही है तो सीधे 60T को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा फिर यहाँ पर 1 + 8 डिवाइडेड बाय 10T, T कैंसिल और ये कैंसिल, तो V एवरेज इज इक्वल टू 8 + 1 9, 9 × 6 54, तो आंसर आ गया 54 km/h, ये 54 km/h, राइट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन को ऐसे करना चाहिए था, क्लियर।
वैसे बच्चों ये जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यदि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो गए हों और यदि आप थोड़ा थ्योरी को ध्यान दो, तो जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए मैंने बोला था आपको कि थ्योरी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आप देखें, जब मैंने वीटी ग्राफ बनाया था तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ये एरिया क्या शो करता है? डिस्टेंस। ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि हमेशा स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है उसका एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस। इसके अलावा यदि आप देखें, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप, उसकी टेंजेंट क्या बताती है? एक्सेलरेशन। तो जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया था, इस क्वेश्चन को यदि आप चाहें तो अब आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन दिया उस हिसाब से जरा सोचिएगा। यदि मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करूं, सेकंड मेथड, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा मैं, वी टी, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब ग्राफ ऐसा होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद क्या हो गई है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली चल रही हो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन। और उसके बाद देखो क्या हुआ? रिटार्डेशन, मतलब ग्राफ ऐसा होगा, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब जो मैंने आपको बताया ए बी जर्नी, एसी जर्नी जो है उसके लिए ग्राफ ऐसा होगा, नेक्स्ट जो जर्नी थी सी डी उसके लिए ग्राफ ऐसा होगा, और जो फाइनली रिटार्डेशन वाली जर्नी है उसके लिए ग्राफ ऐसा होगा। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो फटाफट आप आपके साथ सोच सकते हो। अभी मुझे पढ़ाने में, समझाने में ज़रूर टाइम लगेगा, पर यदि आप एक बार समझ गए तो बहुत स्पीड से क्वेश्चन करोगे। तो देखो ज़रा, ये जो क्वेश्चन था उसमें एसी एक्सेलरेटेड जर्नी थी, फिर सीडी यूनिफॉर्मली थी कांस्टेंट स्पीड से, फिर उसके बाद रिटार्डेशन। तो हम ग्राफ ऐसा बना सकते थे। यहाँ पर ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस पर ये टाइम होना चाहिए टी, ये टाइम होना चाहिए 8t, और फिर ये टाइम होना चाहिए t। और जैसा क्वेश्चन में बोला था, वो रेस से स्टार्ट करी तो मैक्सिमम स्पीड जो मिली थी उसको कितनी मिली थी? 60 किलोमीटर पर आवर। और आपको अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स में क्लियर है कि ये पूरा एरिया क्या शो करेगा? डिस्टेंस। और आपको एवरेज स्पीड क्या पता होती है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल एरिया निकाल लोगे आप तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये कैसे निकाल सकते हो? तो आपको मालूम ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पूरी साइड और ये पैरेलल है, ये पूरी साइड कितनी दिख रही है? 10t, प्लस ये साइड कितनी दिख रही है? 8t। कितनी दिख रही है? 8t, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो ये आपको दिख रहा है कितना? 60, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन टोटल टाइम t प्लस 8t प्लस t 10t, तो इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखें कि आपका 10 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच रहा है 10 प्लस 8 18t बाई 2, मतलब 90 हो जाएगा, इंटू 6 अपॉन टी, टी कैंसिल, 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको सेम क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। मुझे मालूम है आपको आसान तरीका लगा है पिछला वाला, लेकिन बच्चों इसमें देखो आप कितना कैलकुलेशन हो रहा है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करोगे तो उसमें आपको टाइम सेविंग करनी है, तो बेटर मेथड सेकंड है। समझने में जरूर थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो वो आपको उस वक्त टाइम बचाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय। ज़्यादा क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो करने दोनों मेथड से चाहिए, दिमाग तेज होता जाएगा, आप सेकंड मेथड आपको डायरेक्ट आने लगेगी समझ में। तो इस तरीके से देखिए ये खट से आंसर हम कर सकते थे। भले ही मुझे समझाने में टाइम लगा, पर यदि आप समझ गए तो खटाक से आप ब्रेन में अपना
ग्राफ बना के आप कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। मेरी इच्छा है कि पहले आप क्वेश्चन को देखें, ट्राई करें, नहीं तो फिर मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं। ए पॉइंट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन ए बी हैज velocities u and v at a and b respectively. Find its velocity at c, the midpoint of AB. Also show that if the time a to c is twice that from c to b, then v is equal to 7u. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया पॉइंट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब कोई पार्टिकल है, पॉइंट है, वो ए से बी तक मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ए पॉइंट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन ए बी हैज वेलोसिटीज u and v at a and b. यहां पर u और यहां पर वेलोसिटी v respectively. Find its velocity at c, the midpoint of AB. यहां मिड पॉइंट है, इस पर हमको जो वेलोसिटी सपोज v1 है तो वो फाइंड करना है, पहली चीज। सेकेंड ये बोला गया है ऑल्सो शो दैट इफ द टाइम a to c इज ट्वाइस दैट फ्रॉम, मतलब मान लीजिए सी टू बी में टाइम टी लग रहा है तो यहाँ पर 2t, तो फिर उस कंडीशन में हमको प्रूव करना v इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा 7u। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, पूरी जर्नी एक्सेलरेटेड है तो सपोज एक्सेलरेशन कितना है a, और मान लीजिए ये ac डिस्टेंस s है तो डेफिनेट ये डिस्टेंस भी s होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि C जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब यदि ये AC डिस्टेंस होगा तो ये भी S ही होगा। अब यदि हम लोग AC जर्नी लेते हैं फॉर AC, तो आपका इक्वेशन बनना चाहिए, यदि यहाँ पर वेलोसिटी v1 अज्यूम की तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन बनेगा आपका, क्योंकि AC में यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v1 है और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v की जगह v1 आ जाएगा। ट्रांसफर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 2as। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप यदि CB जर्नी ले लें, कौन सी जर्नी, CB जर्नी, तो इस जर्नी में आप क्या बोलेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से बोलेंगे, एक्सेलरेशन a है और डिस्टेंस अभी भी s है, बस u की जगह क्या जाएगा, v1 आ जाएगा, v1 स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। CB जर्नी में AC जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो CB जर्नी की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर से इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से यदि देखें तो आप बोलोगे बाय 1 एंड 2, तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो क्या लिखोगे, v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ऐसा लिखोगे आप। अब ट्रांसफर करोगे तो ये v1 स्क्वायर जब लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर, और u स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। मैंने u स्क्वायर को पहले लिख दिया है, एक ही बात है। इसका मतलब v1 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2।
जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड होती है तो उसके मिडिल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, √u² + v² बाई 2। बच्चों ये फॉर्मूला भी मिल रहा है। यदि यहाँ पर वेलोसिटी दे दी जाए आपको 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर दे दी जाए 60 मीटर पर सेकेंड, मिडिल में पूछा है कितनी स्पीड होगी, तो आपका आंसर होगा √10² + 60² बाई 2। जब एक्सेलरेटेड जर्नी होती है तब। ये हो गई एक बात, मतलब आपने v1 की वैल्यू निकाल ली। अब जैसा अपन को क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि यहाँ पर टाइम डबल लग रहा है, यहाँ पर t है, यहाँ पर 2t है, तो फिर हमको प्रूव करना है v = 7u। तो अब आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा आप। इसमें क्या करो बच्चों, फिर से आप अब AC जर्नी ले लीजिए। AC जर्नी के लिए इक्वेशन बनाओगे v = u + at, ऐसा। तो v की जगह क्या जाएगा v1, u की जगह जाएगा u, a की जगह a और टाइम की जगह जाएगा 2t, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जाएगा v1 - u = 2at, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो = 80 आ जाएगा। ये 80 की वैल्यू आ गई AC जर्नी के लिए कैलकुलेशन करके। अब CB जर्नी के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। तो CB जर्नी के लिए कैलकुलेशन कीजिए। CB जर्नी के लिए v = u + at, फिर से ले लीजिए। अब v की जगह v आएगा, u की जगह v1 आ जाएगा, a की जगह a आएगा और t की जगह t आएगा। लेकिन अब ट्रांसफर करोगे तो v - v1 = 80 हो जाएगा। ये आ गया आपको 80 की वैल्यू। यहां से आपने किया तो 80 की वैल्यू आ रही v1 - u/2। यहां से कैलकुलेशन किया तो 80 की वैल्यू आ रही है v - v1। दोनों 80 हैं, इसलिए आप इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इक्वेशन नेम दिए थे 1 2, सपोज इसको मैं बोल देता, एक तो ये आपका आंसर था, ये 3 आंसर था। चलिए इसको 4 बोल देता हूं मैं और इसको 5। तो बाय 4 and 5 क्या बोलेंगे, v1 - u/2 = v - v1। ये इक्वेशन बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आपका आंसर बनेगा। तो आपका इक्वेशन क्या बना बच्चों, v1 - u/2 v1 - u/2 = v - v1। क्या इक्वेशन बना, v1 - u/2 = v - v1। यही लिखा ना मैंने, v1 - u/2 = यही लिखा ना, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v1 - u = v ट्वाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या वैल्यू रख दीजिए, v1 की वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, v1 - u = 2v - 2v1, ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो v1 + 3v1 v1 + 2v1 = u + 2v। ये u इस साइड आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, थ्राइस ऑफ v1 = u + 2v। मुझे बस एक ही चीज डाउट है कि मैंने ये सही लिखा ना, जो पिछला था उसी का ही, v1 - u/2 = v - v1, v1 - u/2, ठीक है, v1 - u/2 = v - v1, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर v1 की वैल्यू रख दो,
तो आपका आंसर आ जाएगा ये v1 इज इक्वल टू यू प्लस 2v/3। v1 आपने क्या निकाला था, रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा u प्लस 2v/3। आपने यहाँ पर v1 की वैल्यू निकाली थी, रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। अब सॉल्व कर लीजिए स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जाएगा u प्लस 2v स्क्वायर बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9u स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्वाइस u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ u इंटू 2v, तो 4 इंटू यू इंटू वी ये आ जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए इसको, 9u स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस u स्क्वायर प्लस 8v स्क्वायर प्लस 8uv, ऐसा आ जाएगा। और ट्रांसफर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको करके, तो 9u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर माइनस 8v स्क्वायर माइनस 8uv इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 7u स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड है 8uv। ऐसा इक्वेशन बन रहा है, मतलब कहीं तो कुछ मिस्टेक हो गई अपन से। तो बच्चों कहीं मिस्टेक बिल्कुल नहीं है, एकदम सही है, अपन ने एकदम सही किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अपन को दिख रहा है, यहाँ पर ये आपने कंडीशन निकाली थी AC जर्नी लेकर और CB जर्नी लेकर। तो AC जर्नी के लिए आपने इक्वेशन अप्लाई किया था v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू आपने c पर जो वेलोसिटी है वो रखा v1, और टाइम जो था वो t की जगह 2t, इससे ये मिला है 80 की वैल्यू निकाल ली थी ट्रांसफर करके। ऐसे CB जर्नी के लिए कैलकुलेशन किया था, CB के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की जगह v, u की जगह v1 रख दिया था, प्लस एक्सेलरेशन तो था ही a, और टाइम कितना लग रहा था यहाँ पर t, इससे ट्रांसफ़र किया तो ये आ गया था। अब ये भी 80, ये भी 80, तो दोनों को इक्वेट किया तो v1 माइनस यू बाई 2 इज इक्वल टू v माइनस v1। फिर इसके आगे आपने स्टेप्स की थी v1 माइनस यू बाई 2 इज इक्वल टू v माइनस v1, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2v माइनस 2v1। फिर आगे वाली स्टेप में ट्रांसफ़र किया, ये माइनस 2v1 को लेफ्ट साइड और u को राइट साइड, तो ये हो गया v1 प्लस 2v1 इज इक्वल टू u प्लस 2v। ये ऐड हो गया तो 3v1 इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस 2v। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस 2v बाय 3। अब v1 की वैल्यू जो था अपन ने निकाली थी उस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया, v1 की वैल्यू थी, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने से रूट हट गया, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 हो गया, और राइट हैंड साइड पे u प्लस टी वी होल स्क्वायर और 3 स्क्वायर मतलब 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 9u स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जाएगा ट्वाइस u प्लस 2v होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 9u स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2u स्क्वायर 4 इंटू 2 8v स्क्वायर 8uv। फिर इसके बाद आपने सॉल्व किया, इसको 2u स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो 9u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर हो गया, प्लस 9v स्क्वायर माइनस 8v स्क्वायर हो गया, और ये 8uv जो है लेफ्ट साइड पर आया तो क्या हो गया, माइनस 8uv इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 7u स्क्वायर, इसकी जगह पर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 8uv, तो ये जाएगा 7u स्क्वायर माइनस 8uv प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व किया आपने, 7u² माइनस 8uv को आप लिख सकते हो माइनस 7uv माइनस uv, क्योंकि दोनों का टोटल कितना बनना चाहिए ये, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल बनना चाहिए। तो बच्चों बन रहा है प्लस v², फिर कॉमन निकाला आपने इसमें से और इसमें से 7u को, तो यहाँ बचेगा u माइनस यहाँ बचेगा v। इसमें से आपने माइनस v को कॉमन निकाला तो ये u हो जाएगा माइनस v इज इक्वल टू 0। अब इसमें से पूरे में से u माइनस v को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 7u माइनस v इज इक्वल टू 0, मतलब u माइनस v इज इक्वल टू 0 और 7u माइनस v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब u इज इक्वल टू v और v इज इक्वल टू 7u। अब बच्चों v और u तो इक्वल हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही है। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में अपन को दिख रहा था, क्वेश्चन में जैसा दिया था एक्सेलरेटेड थी, मतलब यदि यहाँ वेलोसिटी u है तो डेफिनेटली u क्या होती गई होगी, इंक्रीज होती गई होगी। जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती, यूनिफॉर्म मोशन होता, तब बात अलग था कि यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड कैसी होती, सेम। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोला है, मतलब u और v तो इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल है, और यही हमको प्रूव करना था। तो v इज इक्वल टू 7u हमने प्रूव किया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन को करना चाहिए था। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोग को।